Namaskar dosto, welcome to Edu Canteen. Friends, if you really look closely, most overnight success took long year of hard work. And today in our session, we are going to experience such an inspiring story from our guest. Let's welcome our guest Asutosh Kumar. Asutosh, welcome to our show. Thank you, Sibaji. So Asutosh, to start the session, what I want to know, like, can you please share your journey, like your journey starting from the schooling to right now? यस तो मैं पहली बात कि मैं हिंदी में बताना चाहूंगा क्योंकि हिंदी में बताने पे ज्यादा ऑडियंस तक मेरा मैसेज जा पाएगा। हाँ जरूर। तो मैंने अपनी स्कूल क्लास 5 तक तो मैंने अपनी स्कूलिंग गांव के प्राइमरी स्कूल से ही किया था। उसके बाद फिर मैंने क्लास 6 टू 10th जवाहर नवोदय विद्यालय चंदौली से किया। उसके बाद फिर मैंने 11th और 12th अपना जवाहर नवोदय विद्यालय कोट्टीम केरला से किया। उसके बाद फिर मैंने 2015 में आईआईटी मंडी में बीटेक एडमिशन लिया इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और उसके बाद फिर 2019 में मैंने आईआईटी बीएचयू से मैंने बीटेक कंप्लीट किया। और उसके साथ ही मैं प्रिपरेशन कर रहा था पीयूसी एग्जामिनेशन की भी, पीयूसी गेट एग्जामिनेशन के लिए। और अभी मेरा गेट मेरा यूपीपीसीएल में एई के पोस्ट पे मेरा सिलेक्शन हुआ है। और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के पोस्ट पे भी मेरा सिलेक्शन हुआ था। लेकिन मैं अभी यूपीपीसीएल को ज्वाइन करने जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा। सो फर्स्टली many congratulations for your success. मतलब एकदम शुरू से starting from a very poor family, very difficult situation. Right now you are in a successful position. So how are you feeling? आपका feeling कैसे हो रहा है? मुझे अब ऐसा लग रहा है कि मैं अपने आप को एक बेटर सिचुएशन में ला चुका हूँ। मैं यहाँ से मेरे लिए बहुत सारे डोर ओपन हो चुके हैं। मैं बहुत सारे फील्ड में अपने आप को एक्सप्रेस कर पाऊंगा। मेरी फैमिली एक नई दुनिया देख सकेगी, मैं एक नई दुनिया को देख सकूंगा। तो अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी है। अभी बाकी आगे जो होगा उसके लिए वेट कर रहा हूँ। Fine. Great. So if we start from the starting, like please tell us about that JNV, that जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में थोड़ा बोलिए। उसका एक्चुअली सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है, कौन से बच्चे के लिए होता है? यस श्योर। जवाहर नवोदय विद्यालय एक सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक 6 to 12 रेसिडेंशियल स्कूल है। जिसके लिए कि अगर मुझे एडमिशन लेना हो तो मुझे एक क्लास 5 में एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। तो अगर सिलेक्शन होता है तो फिर हमारी क्लास 6 to 12 तक की पढ़ाई वहां पे होती है। Okay. Is it for every student or is there any particular merit or particular thing? जो भी स्टूडेंट क्लास 5 में पढ़ रहा है वो इस एंट्रेंस एग्जाम को दे सकता है। अच्छा। इसका एंट्रेंस क्लास 5 में भी होता है, क्लास 8 में भी होता है। तो क्लास 6 में और क्लास 9 दोनों में एडमिशन मिल जाता है। ओके ओके। इसमें इसमें मोस्टली रूरल बैकग्राउंड के स्टूडेंट को इनकरेज किया जाता है लेने के लिए। तो 75% रूरल बैकग्राउंड के लड़के 75 स्टूडेंट होते हैं। बाकी 25% अर्बन बैकग्राउंड के स्टूडेंट होते हैं। 33% रिजर्वेशन होता है गर्ल्स के लिए। ओके ओके, दैट्स ग्रेट। Now and then you for IIT JEE you prepared, you admitted in Dakshana Foundation. So I want to know about Dakshana Foundation in detail. Like how did you know about the name Dakshana Foundation? How did you came about that foundation? What is the selection process? What they do and what is your experience there? सबसे पहले मैं आपके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं दक्षिणा फाउंडेशन और जवाहर नवोदय विद्यालय को अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूंगा। क्योंकि अगर हमारी इस जर्नी में अगर जवाहर नवोदय विद्यालय और दक्षिणा फाउंडेशन का सपोर्ट नहीं मिला होता तो मेरे जैसा स्टूडेंट जो कि गांव से यहाँ तक आईआईटी
से बीटेक और आईआईटी से एमटेक करने के बाद यूपीपीसीएल में ज्वाइनिंग, यूपीपीसीएल में एक गेस्टेड पोस्ट पे जॉब लेना ये कभी पॉसिबल हो नहीं पाता। तो मैं अब दक्षिणा फाउंडेशन के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि दक्षिणा फाउंडेशन मेनली उन लोगों के लिए है जो लोग पढ़ना चाहते हैं और जिन लोग आईआईटी जेई और नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो उन लोगों के लिए काफी बहुत सपोर्टिव फाउंडेशन है। हम्म, तो एक्चुअली इसका दक्षिणा फाउंडेशन का जवाहर नवोदय विद्यालय के साथ कोलैबोरेशन है। अब मैं आपको इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताना चाहूंगा कि जैसे हमारे समय जब मैंने दक्षिणा फाउंडेशन ज्वाइन किया था, उसमें सिलेक्शन प्रोसेस ये था कि उस समय ये केवल नवोदय स्टूडेंट के लिए ओपन था, लेकिन अब ये नॉन नवोदय स्टूडेंट के लिए भी ओपन हो चुका है और धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा है। इंडिया के कोने में दक्षिणा फाउंडेशन स्प्रेड करने की कोशिश कर रहा है, रूरल से रूरल बैकग्राउंड में जाने की कोशिश कर रहा है। तो सिलेक्शन प्रोसेस ये है कि अगर क्लास 10th के हाफ ईयरली में अगर मैथ और साइंस में अगर 90% और इंग्लिश में अगर 70% एबव स्कोर रहता है तो दक्षिणा फाउंडेशन का एंट्रेंस एग्जाम लिखने का मौका मिलता है। अगर कोई उस एग्जाम को क्लियर कर लेता है तो उसके बाद 2 साल की आईआईटी से या नीट की फ्री कोचिंग प्रोवाइड करती है दक्षिणा फाउंडेशन विद ऑल द बुक्स, ऑल द जो भी फूड आइटम्स हैं, मेंटर की जरूरत है, टीचर्स की जो जरूरत है, बुक्स की जरूरत है। रेसिडेंशियल नवोदय के साथ कोलैबोरेशन में का रेसिडेंशियल कोचिंग रहती है, तो वहां पे हमें रहने खाने की सुविधा भी मिलती है। तो हमारे समय ये प्रोसेस था, लेकिन अब प्रोसेस थोड़ा और इम्प्रूव हो चुका है। तो अब नॉन नवोदय स्टूडेंट भी परफॉर्म कर सकते हैं, मतलब नॉन नवोदय स्टूडेंट भी दक्षिणा फाउंडेशन ज्वाइन कर सकते हैं। अम, उसके लिए उन्हें बोर्ड में अच्छा मार्क्स लाना पड़ेगा। उसके बाद फिर वो एग्जाम देने के लिए शॉर्टलिस्ट होंगे। और या फिर जेई मेन में और नीट एग्जाम में अगर अ, अच्छे मार्क्स आते हैं तो भी वो दक्षिणा फाउंडेशन द्वारा उन लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जा सकता है। दक्षिणा फाउंडेशन उन लोगों को ज्यादा इम्पोर्टेंट देता है जिनका जिनका बैकग्राउंड, फाइनेंशियल बैकग्राउंड, सोसाइटी सोसाइटी बैकग्राउंड कमजोर है, उन लोगों को ज्यादा मोटिवेट करता है। Okay. Okay. So basically, Dakshana Foundation mainly for the poor student and mainly for the rural student from rural areas. They give a residential coaching to the student for the IIT JEE admission in free of cost. दक्षिणा फाउंडेशन के बारे में और भी ज्यादा जानना चाहता है तो सीधा गूगल पे वो दक्षिणा फाउंडेशन अगर सर्च करेंगे तो पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन दक्षिणा फाउंडेशन के बारे में मिल सकती है। Right, right. And one more thing I want to know from you, like what is your experience? What Dakshana Foundation, what they bring the change in your life? अगर दक्षिणा फाउंडेशन नहीं होता, then what were you? तो उसके बारे में थोड़ा दक्षिणा फाउंडेशन का फैसिलिटीज के बारे में, उसका इम्पोर्टेंस के बारे में बोलिए। ये जरूर मैं बताना चाहूंगा। जैसे दक्षिणा फाउंडेशन से पहले मैं नवोदय में था, तो अगर दक्षिणा फाउंडेशन नहीं आ पाता तो मैं अपने अनुभव से ये कह सकता हूँ कि मैं आईआईटी के बारे में सोच तो सकता था, लेकिन आईआईटी तक पहुंच नहीं सकता था, क्योंकि मेरे पास ना वैसी फाइनेंशियल कंडीशन थी कि मैं जेई एडवांस के लिए, जेई मेंस के लिए मैं कोचिंग अफोर्ड कर सकूं। तो अभी मैं भी इमेजिन नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं अब कहाँ पे होता, लेकिन होपफुली मैं भी अभी कहीं किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा होता, लेकिन मैं यहाँ तक नहीं पहुंच पाता। दैट्स फॉर श्योर। और दक्षिणा फाउंडेशन एक भगवान का आशीर्वाद है उन लोगों के लिए, उन स्टूडेंट के लिए जो कि अपनी गरीबी से, अपनी समस्याओं से लड़के ऊपर उठना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। जैसे दक्षिणा फाउंडेशन का
मेन मोटिव ये है इनफाइनाइट गुड और चेंज द लाइफ। तो दक्षिणा फाउंडेशन ने मेरे जैसे बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज की है। Great, great, great. And through this channel, I also want to thanks like Dakshana Foundation and the Manish Pabrai sir for doing such a great work in India for the students, for the poor students, and for the meritorious students. So many, many thanks to them also. मैं कहना चाहता था कि मोनिश पवरई सर अम, बहुत सारे फैमिली की तरफ से और मोनिश सर को बहुत सारे फैमिली की तरफ से, बहुत सारे बच्चों की तरफ से थैंक यू कहना कहना चाहिए, क्योंकि उन लोगों ने बहुत सारे लोगों की जीवन पूरी तरीके से बदल दिया है। जैसे मैं अभी, मेरे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, मेरे पास मेरी लाइफ पूरी तरीके से बदल चुकी है सिर्फ और सिर्फ दक्षिणा फाउंडेशन की आने के कारण। मेरी जिंदगी में दक्षिणा फाउंडेशन से जो मैशअप हुआ उसके कारण मैं अपने जीवन में इतना ग्रोथ देख पा रहा हूँ। Right, right. Great. Now I want to know about the exams you have cleared recently. So please tell us about that two exam, that ATC and UPPCL, that two exam. What is the exam selection process and how did you clear it? What is your exam strategy? तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा एटीसी के बारे में, जिसका बेसिकली फुल फॉर्म है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। और ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा एक एग्जाम कराया जाता है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारत की मिनी रत्ना कंपनी है। तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस में ये होता है कि अगर कोई भी स्टूडेंट जो कि ग्रेजुएशन किया हुआ है विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, so they can appear for the exam। एंड उसमें जो सिलेबस डिफाइन होता है, सिलेबस में न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड इंग्लिश एंड जीके जीएस, ये दे कंसिस्ट ऑफ 60 मार्क्स। एंड फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स आर कंसिस्ट ऑफ 60 मार्क्स, so total marks will be 120। and those who clear the written exam, they further go for the psychoactive test, voice test, medical test, and after clearing those tests, student can join Airport Authority of India for the post of air traffic control. Okay. Okay. And for the second UPPCL, so I am joining UPPCL for the post of assistant engineering, or sometimes it is called as subdivisional officer. So for that selection process is student have to student have to graduation in the electrical engineering, and they can appear for the written exam. After that there will be interview round, and those who clear the interview round, they can join the UPPCL for the post of assistant engineer. And written of the UPPCL will be of 200 marks, which consist of 150 technical question and 20 question of the reasoning and 20 question of the GK/GS portion, and the 10 question from the Hindi portion. Okay. Okay. We got a fair idea about these two exams. Now I want to know from you, like staying in village and you prepared for these two exam complete through self-studies, reading from internet, and you face lots of difficulty to clear these two exams. So how did you manage and how did you prepare? What was your success mantra to get clear these two exams? आपने कैसे किया है सब? तो एक्चुअली जैसे कि मेरे पास फाइनेंशियल कंडीशन पहले से ही खराब थी, सोसाइटल कंडीशन पहले से खराब थी, तो मुझे हमेशा से इसको बेहतर बनाने की चाहत थी। तो ये तो मोटिवेशन था, और घर में मैं अपने मम्मी पापा को परेशानी में जूझते हुए देख रहा था।
तो जो कि मुझे हमेशा हार्ड वर्क करने के लिए और अपना बेस्ट देने के लिए मोटिवेट करता था। तो मैं अपने सोर्सेस के बारे में अगर बताऊं तो मैंने कंप्लीटली यूट्यूब और कंप्लीट सेल्फ स्टडी से मैंने प्रिपरेशन किया है, जिसमें सेल्फ स्टडी में मैं यूट्यूब से पढ़ाई किया था। और मैं कहना चाहूंगा कि आज के समय में मुझे नहीं लगता है कि कोचिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है, या फिर शायद ना जरूरत है, बिल्कुल नहीं जरूरत है शायद। क्योंकि अगर कोई एक सिंसियर स्टूडेंट अगर कोशिश करना चाहे तो उसको कहीं भी फीस पेड करने की जरूरत नहीं है। सारी कोचिंग के बेस्ट सारी कोचिंग के जो क्लासेस हैं वो यूट्यूब पे हमें अवेलेबल है। तो अगर हम पढ़ना चाहें तो यूट्यूब से भी पढ़ाई करके हम पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं और एग्जाम्स को क्लियर कर सकते हैं। सो अगर कोई पढ़ना चाहे तो आज के समय में कोई भी स्टूडेंट इंटरनेट की मदद से पढ़ाई कर सकता है, अपनी तैयारी 100% दे सकता है। और जैसे कि मेरे केस में ही मैंने बीटेक अपना 2019 में कंप्लीट किया था। उसके बाद फिर मेरी जॉब या फिर एग्जाम्स निकलने स्टार्ट हुए 2022 में। निकलना एग्जाम को मैं क्रैक करना स्टार्ट किया। तो वैसे भी इस समय बहुत कंपटीशन है, तो वक्त लग सकता है, तो वक्त लगता है तो मोटिवेशन डाउन होता है। फेलियर्स जब आते हैं तो अपने आप को संभालना पड़ता है और पेरेंट्स को संभालना पड़ता है। पेरेंट्स को बताना पड़ता है कि हम कामयाब होंगे, उनको भी भरोसा दिलाना पड़ता है, क्योंकि उनकी भी निगाहें हम पे ही रहती है। Right. लेकिन इस चीज से हम घबरा नहीं सकते। मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर जो कोई भी स्टूडेंट अगर सिंसियरली अगर मेहनत कर रहा है तो वक्त लग सकता है, लेकिन उसको जो जो मंजिल वो चाह जो मंजिल पाना चाहता है उसे वो मंजिल जरूर मिलेगी। जैसे आज किसी भी एग्जाम में 1:2, जैसे कि अगर किसी एग्जाम में सीट 100 है तो उसमें मिनिमम 10,000 स्टूडेंट अप्लाई करते हैं। तो केवल 100 ही बंदों का सिलेक्शन होगा, बाकी जो 9,900 बच्चे हैं उनका सिलेक्शन होगा नहीं। तो उनका सिलेक्शन नहीं होगा तो उनका किसी अगले एग्जाम में सिलेक्शन होगा। तो उस इस प्रोसेस में टाइम लग सकता है, तो हमें पेशेंस रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। रखने के साथ अपने स्वास्थ्य पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, और उसके साथ हमें लगे रहने की जरूरत है, धैर्य के साथ मेहनत करने की जरूरत है। तो हम अपने एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं एक समय पे। Right, right, right. And और एक चीज मैं जानना चाहूंगा, लाइक if I want to know in detail step by step process, like जैसे आप जैसे बहुत सारे एस्पिरेंट है जो who are preparing for these two exams, and they want to know how to prepare in freely, like how to prepare from YouTube and how to prepare through self study. So what should be the step by step process? How can he or she prepare for this exam? So अगर आप एक पाथ लाइन दे दो। यस यस। तो जैसे किसी भी एग्जाम्स के लिए अगर हम प्रिपेयर करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें उस एग्जाम के बारे में जानने की बहुत जरूरत है। जितना हमें उस एग्जाम के बारे में ज्यादा जानकारी रहेगी तो उस एग्जाम को हम उतनी अच्छी तरीके से प्लान कर सकते हैं और उस पर उतनी अच्छी तरीके से वर्क कर सकते हैं। तो अगर वर्क उस पर हम स्मार्टली वर्क करेंगे तो हमें बेटर आउटपुट मिल सकता है। जैसे कि अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी होगी तो सबसे पहले मैं एग्जाम के सिलेक्शन प्रोसेस को जानने की कोशिश करूंगा, एग्जाम के सिलेबस जानने की कोशिश करूंगा। उसके बाद फिर एग्जाम्स के मैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखने की कोशिश करूंगा, जिससे मुझे एक रफ आइडिया लग जाए कि मुझे क्या पढ़ना है और कितने डिटेल में पढ़ना है और कितना समय लग सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला किसी एग्जाम के लिए अगर हम करना स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहले ये 3 काम करने के बाद उसके बाद फिर हम सिलेबस को टू द सिलेबस का एक एक पॉइंट हमें
इंटरनेट पे सर्च मार के पढ़ लेना चाहिए। और आजकल तो जैसे अगर कोई स्टूडेंट आईएएस की प्रिपरेशन करना चाहता है, गेट की प्रिपरेशन करना चाहता है, तो उसकी तो पूरी पूरी सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है यूट्यूब पे। जैसे अगर कोई स्टूडेंट गेट की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन करना चाहता है, यूपीपीसीएल की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन करना चाहता है, तो उसके लिए क्रिएट्रिक्स एक यूट्यूब पे चैनल है, तो जो कि उन लोगों ने हर सब्जेक्ट के लिए प्लेलिस्ट बनाई हुई है। तो बस हमें वहां पे जाके उसको पढ़ना है और पढ़ के सिलेबस पहले कंप्लीट करना है। सिलेबस कंप्लीट होने के साथ साथ ही ये सिलेबस जैसे हम कवर कर रहे हैं, उसके साथ साथ ही हम टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। और टेस्ट सीरीज के लिए मैं नाम लेना चाहूंगा, टेक्स्ट बुक एक ऐप है, जहां से नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज मिल सकते हैं, वहां से हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो और फिर लगातार हम उसके बाद फिर रिवीजन करते रहे उसके साथ। जैसे यूट्यूब से जब हम पढ़ रहे हैं, तो उसके साथ हम पढ़ाई के साथ हम उस चीज को लिखते रहें, नोट्स अपना बनाते रहें। एक बार नोट्स बना लें, उसके बाद फिर अपने नोट्स को बार बार रिवाइज करते रहें। और फिर अपने आप में जैसे आप अ, जब उस प्रोसेस में रहेंगे, तो आपको बहुत सारी, जैसे मेरी बहुत सारी कमी मुझे पता चलेगी, उस कमियों को लगातार रेक्टिफाई करना है, उस पर वर्क करना है, सुधार करना है। और धीरे धीरे एक समय के बाद मेरा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा और एग्जाम की समझ भी मुझे हो जाएगी, एग्जाम क्वेश्चन की समझ हो जाएगी। और हम एग्जाम में बेहतर तरीके से करना स्टार्ट कर देते हैं। Very, very helpful tips, and I think it will help many students. And और एक चीज मैं आपको पूछना चाहूंगा, like what you said, like in this long time you faced different difficulties, you failed different times. So, and what we know that hobby, having a hobby, having a good habit and hobby, our passion help us to motivate our main journey, main goal. So आपका ऐसे कुछ हॉबी था जिसपे जब when you are feeling tired, when you are feeling demotivated, you went to that hobby and you again come back to the main focus. So please tell us about this thing. जैसे कि ये हॉबी के लिए तो हॉबी के बारे में बहुत सारा बताया जाता है कि हॉबी कुछ होना चाहिए, हॉबी कुछ होना चाहिए। लेकिन हॉबी, बहुत सारे लोग हॉबी के नाम पे इतना बड़ा हौवा बना देते हैं कि हॉबी ऐसा लगता है कुछ बहुत जैसे सिलेबस जैसा है, कवर, इसको इसको करना ही करना है। लेकिन पहले मैं ये बताना चाहूंगा, हॉबी वो चीज है जिसको करने से हमें खुशी मिलती है, जिसको कि हम अ, अपनी खुशी के लिए करना चाहते हैं। जैसे अगर हम पढ़ाई करना चाहते हैं, तो उसका एक, हमें पता है कि हम पढ़ाई करने से नहीं खुश हो पाएंगे। पढ़ाई करने का एक अल्टीमेटली हमें जॉब मिले मिलना है, तो मुझे क्रिकेट खुशी मिली। तो हॉबी वो है चीज कि जिसको कि हम करने से हमें खुशी मिल सकती है। तो हॉबी का एक फायदा ये है, अगर जैसे कि कोई भी, जैसे ये प्रोसेस बहुत लंबा है, बहुत टाइम लग सकता है और लगता Yeah. भी है टाइम। तो टाइम लग, तो कभी 6 महीने तक हम तैयारी कर रहे हैं, 4 महीने तक तैयारी कर रहे हैं, 1 महीने तक भी तैयारी कर रहे हैं। तैयारी करने के बाद हमारा मोटिवेशन डाउन हो जाता है। जो हमारी अंदर स्टार्टिंग में एनर्जी होती है कि हमें पढ़ना है, सिलेबस कवर करना है, वो एनर्जी, हमारी इंथुसियाज्म जो है डाउन हो जाता है। तो डाउन हो जाता है, तो फिर डाउन हो जाता है, उसको हम अब ऐसे कर सकते हैं कि अगर हम अपने माइंड को कुछ देर के लिए कुछ खुशी दे दें, कुछ डिस्ट्रैक्ट कर दें, तो हमारा माइंड फिर से उसी उसी मोटिवेशन के साथ काम करना स्टार्ट कर देता है। तो जैसे कभी कभी एग्जाम्स नहीं निकलते, कभी क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, तो उस केस में हम कर सकते हैं कि अ, कुछ देर हम अपने आप को खुशी दे दें। उसके बाद जब हमारा मूड ठीक हो जाए, तो फिर मूड ठीक होने के बाद फिर हम आके पढ़ाई करना फिर से स्टार्ट कर दें। तो Yeah. इसलिए हॉबी रखना बहुत जरूरी है। मेरे केस में मुझे क्रिकेट खेलने से बहुत खुशी मिलती है। तो मैं अपने आप को पढ़ाई पढ़ाई के लिए डिसिप्लिन रखता था। तो मैं सोचता था कि पढ़ाई में मैक्सिमम टाइम मैं अपना इन्वेस्ट करूं। लेकिन एक समय के बाद
पढ़ाई करने का मन नहीं करता है। जब पढ़ाई करने का मन नहीं करता है तो पढ़ाई करने का मन नहीं करता है तो फिर हम अपने आप से जबरदस्ती नहीं कर सकते, क्योंकि जबरदस्ती करने के बाद फिर माइंड माइंड रेडी नहीं होगा कुछ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। तो हम Right. अपने माइंड को कुछ न कुछ खुश करने के लिए कुछ न कुछ हमें करना पड़ेगा। तो जैसे मैं क्रिकेट खेल लेता था एक दिन दो दिन, जो 2 घंटे, हर दिन अगर 2-2 घंटे में खेल लिया तो उसके बाद भी मैं खुश हो जाता था, तो फिर आगे की पढ़ाई में कंटिन्यू कर सकता था। तो ये मेरे लिए काफी बूस्ट रहता। अगर मैं मान लीजिए अगर मैं क्रिकेट नहीं खेलता तो हो सकता था कि मैं बीच में बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता, और मैं फ्रस्ट्रेट होता भी था, लेकिन क्रिकेट खेलने के बाद फ्रस्ट्रेशन खत्म हो जाता था। लेकिन अगर वो क्रिकेट नहीं खेलता मैं, तो मेरा माइंड डाइवर्ट नहीं होता, मेरा माइंड कुछ नहीं होता, तो मैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट होता। हो सकता है कि मैं बीच में ही एग्जाम की प्रिपरेशन करना छोड़ देता। Right. Right. And right, matlab, with our education, with our any particular goal, we should have an hobby, because hobby gives us that energy to achieve our main goal and give us that stress relief का काम करता है hobby. So thank you, very insightful thoughts I get from you. मैं जिसे कुछ पसंद नहीं है, जिसका किसी कोई हॉबी नहीं है, उसे हॉबी रखना जरूरी है। अगर किसी को किसी और चीज में खुशी मिल रही है तो ठीक है, वो उस हॉबी को फॉलो करे, उस चीज को करे। अगर किसी, जैसे कि किसी को बस पढ़ने में ही मजा आ रहा है, बाकी कुछ और किसी चीज से मतलब नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि उसको कोई जबरदस्ती से कोई हॉबी और चूज करनी चाहिए। अगर उसके मन को ठीक लग रहा है तो वो हॉबी चूज करे, नहीं लग रहा है तो वो सो के भी अपने माइंड को रिलैक्स कर सकता है। तो Right. हॉबी इसलिए होनी चाहिए ताकि हम अपने माइंड को डाइवर्ट, रिलैक्स करके हैप्पी हम हो जाएं फिर से, और फिर से उसी मोटिवेशन के साथ हम पढ़ाई में लग जाएं, उसी डिसिप्लिन के साथ। Right. 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 Very well said. So to wrap the session, like final question I want to ask, like what is your final tips and what is your learning from your life, and what you want to say to all the students who are listening to our show? मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भी लोग किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं या फिर किसी भी फील्ड की तैयारी कर रहे हैं, कोई म्यूजिशियन बनना चाहता है, कोई क्रिकेटर बनना चाहता है, कोई पढ़ना चाहता है, अगर कुछ बड़ा करने की कोशिश कर रहे हो तो वक्त लगेगा। वक्त लगेगा तो तो आप तो पेशेंस रखना पड़ेगा, और पेशेंस के साथ मेहनत करना पड़ेगा। तो घबराना नहीं है, सबको एक न एक दिन जो वो चाहता है वो मिलेगा। बस धैर्य के साथ मेहनत करनी बहुत जरूरी है। और जब हम कुछ बड़ा करते हैं तो उसमें बहुत सारी समस्याएं आती हैं। उन समस्याओं से हमें डरने की जरूरत नहीं, उन समस्याओं से लड़ने की जरूरत है, क्योंकि समस्याएं आएंगी तभी हम निखरेंगे, तभी हम देखेंगे कि समस्याओं से लड़के कैसे आगे बढ़ना है। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जब आदमी सफल होता है तो उस समय ऐसा नहीं होता है कि उसकी समस्याएं कम हो जाएंगी, लेकिन ये जरूर होता है कि आदमी को समस्याओं से लड़ना आ जाता है। तो इंसान को उन समस्याओं से कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे कि मैं अगर अपने बारे में कुछ एक दो पॉइंट्स एग्जांपल्स के तौर पर अगर बताना चाहूँ तो मैं गांव में रह के पढ़ाई करता था, जहाँ पे कि रात में लाइट भी कटी रहती थी, गर्मी भी थी, और गांव में वैसा इन्वायरमेंट भी नहीं था। तो एक घर में रह के पढ़ाई करना होता था, गर्मी लगती थी, लाइट की प्रॉब्लम थी। उन सब के बावजूद भी अगर मुझे पढ़ाई करना रहता था तो मैं पढ़ाई करता था, क्योंकि मुझे ये पता था कि मुझे मुझे अपनी जिंदगी में बड़ा करना है कुछ। मैं जिस गोल के लिए जा रहा हूँ वो एफर्ट मांगता है, जब एफर्ट मांग रहा है तो इसके लिए मुझे कोशिश करनी पड़ेगी। तो मैं मोबाइल के फ्लैश लाइट से दरवाजा बंद करके भी पढ़ा हूँ, कान में कॉटन या रुई डाल के भी पढ़ा हूँ, क्योंकि इन्वायरमेंट अगर नहीं मिल रहा है तो मुझे इन्वायरमेंट खुद से बनाना। तो मैं खुद से कैसे बना सकता हूँ, जब मैं अपने आप को हर तरीके से आइसोलेट कर सकूँ। तो आइसोलेट करने के लिए जब तक मैं दरवाजा न बंद करूंगा तब तक आइसोलेशन मुझे मिल नहीं पाएगा। तो इसलिए ऐसे बहुत सारी समस्याएं मुझे भी पूरी जिंदगी में फेस करनी पड़ी है, और मेरे जैसे जितने भी लोग ऊपर उठने की कोशिश कर रहे होंगे उन सबको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा।
लेकिन उन समस्याओं से जिनको आगे बढ़ना है उन्हें लड़ना पड़ेगा। अगर वो लड़ेंगे नहीं तो फिर वो अपनी समस्याओं को दूर नहीं कर पाएंगे, वो उसी स्थिति में रह जाएंगे। और जिनको ऊपर उठना है उनको लड़ना पड़ेगा। तो मेरी तरफ से तो यही सबके लिए, सबके सबको सबको मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो पूरी मेहनत के साथ आप लगे, हिम्मत जुटा के रहने लगे रहिए। वक्त लगेगा लेकिन आपको जो मंजिल चाहिए वो मंजिल मिलेगी। कुछ भी असंभव नहीं है। और इंटरनेट की क्रांति आने के बाद तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें अब सबके सबके पास एक्सेसिबल हो गई हैं। तो बहुत सारी चीजें आसान हो गई है, सबकी लाइफ आसान हो गई। जैसे अब पहले पहले कोचिंग्स बस उन्हीं लोगों तक मिल पाती थी जिन लोगों के पास पैसे थे, जो लोग फाइनेंशियल कंडीशन से अच्छे थे। तो एक गांव से गरीब बच्चा वो नहीं सोच सकता था कि हम अफसर कैसे बने या फिर इंजीनियर में कैसे बने। लेकिन आज बच्चा एक घर में एक टूटी झोपड़ी में भी रह के पढ़ाई, इंटरनेट की बदौलत पढ़ाई करके वो कुछ भी बन सकता है। उसमें भी वही कैलिबर है, बस मेहनत करने की जरूरत थैंक यू, बहुत ही इंस्पायरिंग वर्ड्स था। मतलब थैंक्स ए लॉट फॉर योर टाइम एंड थैंक्स ए लॉट फॉर गिविंग सच एन इंस्पायरिंग स्टोरी, शेयरिंग सच एन इंस्पायरिंग स्टोरी विद अस। आई होप आप है। वेलकम। आपका इस जर्नी से बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक इंस्पिरेशन मिलेगा, एक मोटिवेशन मिलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स विल go through this life like we have to stay focused and we have to do the hard work. That is the main mantra. So thanks a lot हाँ, again for your time and for your session, and all the best and all best of luck for your coming career. Thank you. Thanks for coming. Thanks a lot. वेलकम वेलकम सुभाजीत। एंड आई वुड लाइक कि मैं कहना चाहूंगा कि आप भी जो काम कर रहे हैं, जैसे एक अ, मेरा इंटरव्यू कहीं और पब्लिश नहीं हो सकता था, लेकिन मेरी भी स्टोरी अगर आप लोगों तक स्प्रेड कर रहे हैं तो एक अच्छी बात है। क्योंकि एक जो ग्राउंड रियलिटी स्टूडेंट तक नहीं पहुंच पाती है। जो लोग सफर कर रहे हैं उन तक नहीं पहुंच पाती, तो वो बहुत सारी चीजें लोग रिलेट नहीं कर पाते। जैसे मैं भी जब मैं समस्याओं से जूझ रहा था तो मैं भी चाहता था कि कोई ऐसी स्टोरी मिले जहां से कि मैं भी अपने आप को रिलेट कर पाऊं, मुझे भी ताकि लगे अगर जो बंदा जिस जो कि मेरे तरह ही संघर्ष कर रहा हो, क्या वैसा इंसान सफल हो सकता है। तो जैसे कि अगर कोई भी स्टूडेंट अगर संघर्ष कर रहा होगा, अगर शायद मेरी ये वीडियो अगर देखिए तो शायद उसे भी लग सकता है कि जब मैं संघर्ष करने के बाद संघर्ष सफल हो सकता हूँ तो वो इंसान भी संघर्ष कर सकता हूँ, वो भी इंसान भी संघर्ष करके किसी बैकग्राउंड से सफल हो सकता है। तो अच्छे मैं चाहूंगा कि आप भी ऐसे मेरे जैसे या मेरे जैसे बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू लें, उनकी बातों को और लोगों तक पहुंचाएं। आप भी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। Thank you. बहुत बहुत Thank you. धन्यवाद आपका भी। Thank you, Asutosh. All right. Goodbye.